Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसकी दो कैटेगरीज हैं SN1 एंड SN2. सो काफ़ी डिटेल से आपको सारी बातें बताई जाएंगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो अभी तो मैंने हेडिंग दी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसका ओवरऑल नेम एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि फर्दर दो मैकेनिज्म के थ्रू होगी, एक SN1 और दूसरा SN2. सो सबसे पहले हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि अल्काइल हैलाइड्स may undergo nucleophilic substitution reaction in two different ways. One is nucleophilic substitution bimolecular, जिसको हम पहले पढ़ेंगे, और फिर nucleophilic substitution unimolecular. Students, nucleophilic substitution reaction on alkyl halide involve two main process. Students, अब जो पहला प्रोसेस है, if the two processes occur simultaneously, the mechanism is called SN2. If the bond breaks first, followed for the formation of new bond, the mechanism is called SN1. Students, अब इन दोनों mechanisms को आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर यानी SN2 रिएक्शन की. सो हम इसको पढ़ते हैं. द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच ब्रेकिंग ऑफ कार्बन X बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड occurs simultaneously बैक वक्त in one step is called SN2 reaction. मिसाल के तौर पे हम आपके सामने एक रिएक्शन लिखते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, लेट्स से यहां पे हाइड्रोजन है 3. तो स्टूडेंट्स, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये रहा इसके साथ Br ब्रोमाइड, जो कि गुड लिविंग ग्रुप है. स्टूडेंट, अब ऐसा है कि हमने करना क्या है, हमने OH जो कि एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका टारगेट क्या है कि ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्या करे, अटैक करे, और लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या करे, लीव करे. स्टूडेंट, रिएक्शन लिखने से पहले मैं जनरली इस रिएक्शन को लिखना चाहूँगा पहले. सो हमारे पास होता है स्टूडेंट CH3Br. वी विल यूज KOH एक्वस फॉर्म. एक्वस फॉर्म में QH यूज करेंगे. स्टूडेंट, अब होगा क्या कि ये KBr यहाँ से निकलेगा और Br की जगह पे OH आएगा, और बदले में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, CH3 एंड OH, एल्कोहल. अब ना इसी रिएक्शन को हमने डाइसेक्ट करना है और इनके डिफरेंट स्टेप्स को सीखना है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर क्या करे, अटैक करे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको KOH का एक्वस सॉल्यूशन उसकी फॉर्म में लिया है, और यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो KOH का एक्वस सॉल्यूशन है ये आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लेना है. एप्रोटिक सॉल्वेंट में. अपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से मुराद क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम मेंशन करेंगे CH3
CH3 या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। स्टूडेंट्स एप्रोटिक क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में आपको बता के आया हूं कि जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्ट ना हो, ऐसे सॉल्वेंट को एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर क्यों बोला, क्योंकि इन पे पोल्स हैं। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे माइनस है, ये माइनस चार्जेस जो हैं ये OH को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन के बायस ये OH डायरेक्टली कार्बन पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। इन शॉर्ट ये जो हमने सॉल्वेंट यूज किए हैं ये OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। अब ये OH इस कार्बन पर जैसे ही अटैक करने आएगा तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या चेंज आएगा, जरा नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले ये चेंज आएगा कि जैसे ही अटैक करेगा सो एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। अब वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि अगेन उसके साथ ये 3 बॉन्ड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के हैं, और इस तरफ Br लगा हुआ है, और पीछे से आके OH ने क्या किया, अटैक किया। जी डी स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांजिशन है, बहुत ही थोड़े से, यानी 1 सेकंड के भी कई लाख हिस्सों को कर लो तो उस टाइम तक ये सिचुएशन आती है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। स्टूडेंट इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो कि इस केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो अपने आप को तब्दील करता है sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एंगल पहले 109.5 डिग्री का था, अब स्टूडेंट्स वो 120 डिग्री का है। स्पेस क्यों खोलता है स्ट्रक्चर, ताकि न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पर क्या कर सके, अटैक कर सके। स्टूडेंट जैसे ही अटैक होता है, इस अटैक होने के बाद यहां से ये ब्रोमाइड लेफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कार्बन का OH के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। जैसे ही ब्रोमाइड यहाँ से लेफ्ट करेगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नाउ दिस इज कार्बन, अब ये इस तरफ कन्फिग्रेशन हो जाएगी सारी, H H H एंड OH। जी डी स्टूडेंट्स, OH। सो अब ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और यहाँ से लेफ्ट कौन करेगा स्टूडेंट्स, Br माइनस, और निकलने वाला Br माइनस डेफिनेटली OH जो था वो KOH में से आया, तो ये Br माइनस स्टूडेंट किससे रिएक्शन करेगा, K प्लस के साथ, और मिलकर क्या बनाएगा, KBr। जी डी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, किस तरह प्रोसीड करता है। आई वन बाय वन इसके हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हेडिंग देंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। यस, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और उस सिंगल स्टेप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगेन आपके सामने है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी कि CH3 Br के ऊपर। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है थोड़ी देर के लिए, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, आपने इसको कभी भी इंटरमीडिएट नहीं कहना। एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल A जो है उसमें रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट होता है B में, देन B जो है C में कन्वर्ट होता है, और B सिस्टम से आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे B इंटरमीडिएट है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं है, यानी ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये याद रखना आपने, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आप सिस्टम से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, ये तो जस्ट एक थोड़े से टाइम के लिए बॉन्ड अरेंजमेंट का टाइम लिया, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंगल स्टेप है, जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, प्रोडक्ट बनता है, और लिविंग ग्रुप जो है स्टूडेंट वो क्या करता है,
लीव करता है, साइमल्टेनियसली बैक वक्त सारा काम होता है। डायरेक्शन ऑफ अटैक, जी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया पहले वाले न्यूक्लियोफाइल से। सो डायरेक्शन ऑफ अटैक में क्या लिखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट के कार्बन के ऊपर ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। सो लिखेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑपोजिट साइड which is opposite to leaving group। ये बात आपने अच्छे से अब समझ लेनी है कि न्यूक्लियोफाइल ना ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑपोजिट साइड विच ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। जी बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? सबसे पहले स्टूडेंट रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp3। स्टूडेंट रिएक्टेंट के बाद जब ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी, और देन हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट के अंदर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? अगेन sp3 थी। तो ये मैंने आपको चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट बता दी। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये ना बड़ा अहम पॉइंट है, सो मैं ना इसको आखिर में डिस्कस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी से मुराद क्या है कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, वो मोलिकुलरिटी है। अब अगर आप देखें तो स्लो स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है। सो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। So it is a single step reaction. So both molecules take part in this step. So single step में so both molecule take part in this step, so molecularity क्या है? 2। molecularity 2 होने की वजह से ही हम इस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स? SN2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड का दारोमदार किन चीज़ों पे है? तो स्टूडेंट्स अब ये तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में। इसमें करते कि हम लोग स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है कि हम कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की और Rx की लेते हैं। हम Rx की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या नोटिस किया कि हम जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, Rx की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। यानी दोनों के बढ़ने से रिएक्शन की रफ्तार में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। इसका मतलब कि जो रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा दोनों के बढ़ने की वजह से हो रहा है, सो दोनों रिएक्शन की काइनेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अब हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इस ब्रैकेट के ऊपर आप देखो नंबर क्या है, दोनों को प्लस करो। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आई होप ये समझ आ गया पॉइंट। स्टूडेंट अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, 7th पॉइंट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, 7th पॉइंट की तरफ। अब 7th पॉइंट जो है बड़ा अहम है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं मेनली वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं जो मैंने यहां समझाया, लेकिन इसके साथ साथ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को भी याद रखना है। स्टूडेंट्स एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो वो आपको एंट्रेंस टेस्ट में शायद ही पूछे, तो आपने बताना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक क्या होता है? जिनमें डायरेक्टली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्ट ना हो। स्टूडेंट्स अब हमारा पॉइंट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप किताब के मुताबिक समझें, जो कि मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करके आपको रीज़न भी समझाऊंगा, तो अब अगर ज़रा नोटिस करें तो पहले रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन इस तरफ थी और प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। सो हम कहेंगे कि 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन हो गई है, 100% इन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100% इन्वर्जन का मतलब तो यही है कि न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन तो बिल्कुल उलट गई है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे दोबारा सीधा करके ड्रॉ करते हैं, तो ये आप 100% इन्वर्जन तो नहीं हासिल करेंगे। मसलन इस तरह से, सो लाइक दिस वन। इस तरह अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये OH ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे कार्बन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर आप नोटिस करें तो न्यूक्लियोफाइल्स की डायरेक्शन फिर एक तरफ आ गई, तो ये तो फिर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा। सो अब इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। बात वो ठीक कर रहा है किताब में, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल ये सूट नहीं करती। मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, हमारे पास रिएक्टेंट है, पहले हम रिएक्टेंट लिखेंगे। उस रिएक्टेंट में कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन है, CH3 है, H है एंड CH2CH3 है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। नाउ दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। स्टूडेंट जो 2-क्लोरोब्यूटेन है, अगर आप नोटिस करो तो इसमें जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। तो नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जब हम रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट KOH का, तो जाहिर सी बात है कि ये OH जो है, अब जैसे कि आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्वस आना चाहिए, एक्वस। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, वही ये OH जो है ये इस कार्बन पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से Cl जो है स्टूडेंट वो लेफ्ट कर जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं। स्टूडेंट प्रोडक्ट बनेगी CH3 एंड C, और यहाँ पे रहेगा H, और डेफिनेटली अब इस Cl की ऑपोजिट साइड पर आकर अटैच हो चुका है OH, और पीछे वही ग्रुप है जो पहले था, CH2CH3। स्टूडेंट अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब आप इस प्रोडक्ट को देखें और इस प्रोडक्ट को देखें तो स्टूडेंट्स अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपने नोटिस किया कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। नाउ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन।
स्टूडेंट अब इसकी सिमेट्री जो है वो इसकी सिमेट्री से 100% इन्वर्ट होगी, वो कभी भी एक दूसरे के साथ आप यानी कि मैच नहीं कर सकते। अब इसकी डायग्राम हम बना के देखते हैं, फिर हम समझेंगे। लेट्स से अब मैं एक तरफ इसको बनाऊंगा और एक तरफ उसको बनाऊंगा। सो इसके लिए हम स्पेस ये यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से पहले मैं इस कंपाउंड को बनाता हूँ कार्बन, और कार्बन के साथ एक तरफ लगाएंगे हाइड्रोजन और एक तरफ लगाएंगे स्टूडेंट्स हम CH3 और एक तरफ लगाएंगे हम Cl, यानी कि उसकी जगह पे हम न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं अब, ठीक है। और ये वो न्यूक्लियोफाइल है जिसने लेफ्ट करना है, और बिल्कुल इसके ऊपर जो ग्रुप है वो है जी CH2 CH3 जी। स्टूडेंट्स अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये रिएक्टेंट है, इसका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल मुखालिफ साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा CH3 CH2 कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बिल्कुल इसके ऑपोजिट यानी अब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आएगा। सो जब न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इस तरफ और इस तरफ इसके साथ स्टूडेंट H है और इस तरफ CH3 है। अब ये है जी 100% इन्वर्जन, 100% उलट हो चुका है। ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल है जिसको हमने Cl बोला, और ये स्टूडेंट्स अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जिसको हमने क्या बोला OH-। अब 100% इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक स्ट्रक्चर्स को जैसे मर्जी आप घुमा के देखो तो ये बिल्कुल एक तरह नहीं हो सकते। जैसे ये दोनों घूमने पे एक तरह के हो गए थे, सो ये आप इनको घुमा के देख लो तो इनको घुमाने पे ये स्ट्रक्चर कभी भी इस जैसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट। ये है जी 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट। और दूसरा स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, जिनमें कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली भी क्या है, एक्टिव है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है। कायरल कार्बन आपको मैंने चैप्टर 7 में भी बताया कि वो कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। सो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ कायरल कार्बन है, यहाँ कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये लाइट को अगर लीवर रोटेटरी लेफ्ट साइड पे मोड़ता है तो ये लाइट को राइट साइड पे मोड़ेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई है। आगे जाने से पहले मैं एक दफ़ा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ब्रीफ करना चाह रहा हूँ शॉर्ट तरीके से। तो स्टूडेंट्स क्या थी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? इन्वर्ट ऑफ प्रोडक्ट, उलट जाना प्रोडक्ट का, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन ऑपोजिट हो गई है, लेकिन जब आपने उसको घुमा के देखा तो वो एक ही डायरेक्शन में दोनों न्यूक्लियोफाइल आ गए। सो ये तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो फिर इसकी एग्जांपल समझने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जांपल मैंने आपको दी 2 क्लोरोब्यूटेन से स्टूडेंट्स 2 ब्यूटेनोल बना, ये नाम मैं साथ लिख दूं। अच्छा, 2 क्लोरोब्यूटेन जो आपने बनाया, आपने देखा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से और आगे वो लीव कर गया। यहां से स्टूडेंट लीव कर गया, क्या लीव कर गया? Cl माइनस क्या कर गया? लीव कर गया। अब यहां पे ये भी कायरल कार्बन है, चारों डिफरेंट ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन, चारों डिफरेंट ग्रुप। अब इनको अगर आप कंपेयर करते हो, जो कि मैंने इसको पहले यहां बनाया और इसको मैंने यहां बनाया, अब आप देखो तो ये 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल है। आप इसको कहीं से भी घुमा के देख लो तो ये एक तरह के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलरली जिस तरह ये मैच कर गए हैं ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल H के साथ है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के साथ CH3 है, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ सिमिट्री में मैच नहीं करेंगे। 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट है ये। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको बताने वाला हूँ SN1 रिएक्शन पे जाने से पहले, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टूडेंट्स इसकी जो डेल्टा H है वो -75 किलो जाउल पर मोल है,
यानी यहां से ये बात पता चलती है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस के टेम्परेचर हमें लो चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। सो चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर ली शेटलर प्रिंसिपल में आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करें तो वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हम मूव करते हैं SN1 रिएक्शन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो यहाँ पे वर्ड आएगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो दिस इज यूनिमोलिकुलर और SN2 की जगह पे अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा स्टूडेंट वो आएगा SN1। आई होप कि आपको चेंजेस समझ आ गए हैं। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम लाइन है पिछली डेफिनेशन की। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच ब्रेकिंग ऑफ कार्बन X बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अकर इन 2 डिफरेंट स्टेप्स कॉल्ड SN1 रिएक्शन। अब ये 2 डिफरेंट स्टेप्स में होगा रिएक्शन। क्यों होगा 2 डिफरेंट स्टेप में, रीजन देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने CH3 एंड Br। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये हमने यूज किया स्टूडेंट्स यहाँ पे KOH, कौन सा, अगेन एक्वस। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि ये OH जो है ये क्या चाहता है, ये रिप्लेस करना चाहता है इस ब्रोमाइड को। तो पहले तो हम जनरली ही रिएक्शन को लिखेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स CH3 एंड OH और KBr के साथ मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, KBr यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया। अगेन रिप्लेसमेंट हुई है, ये तो एक जनरल रिएक्शन था। अब इसके पीछे की लॉजिक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इस OH को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस कार्बन पर अटैक करने के लिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो कार्बन है वो वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। अब वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये जो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, यानी आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, सो जिसकी वजह से इस कार्बन को जब इन ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली वो वीक हो जाएगा। जो वो वीक होगा तो ये इतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के लिए अट्रैक्शन का बाइस नहीं बनेगा। दूसरा एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है। और जो सेकंड प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ भी जाता है लेकिन ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं, दीज बल्कि ग्रुप्स रिपेल ईच अदर। ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ही रिपेल कर रहे हैं और इनकी आपस की रिपल्शन स्टेरिक इनहिंड्रेंस कहलाती है, स्टेरिक इनहिंड्रेंस। सो ये रिपल्शन कर रहे हैं और इस रिपल्शन की वजह से इस OH को अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है। पहले तो यहाँ पे H लगे होते थे, लेस स्टेरिक इनहिंड्रेंस होती थी। तो बल्कि ग्रुप की वजह से स्टूडेंट्स स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस दूसरी वजह बनी, यहाँ पे OH के लिए मसला पैदा हो रहा है। सो अब हम इसकी मदद करेंगे और क्या मदद करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज़ करने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट यहां पे हम सॉल्वेंट यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट हो हाइड्रोजन के साथ। जैसे वाटर एक बेहतरीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ऑलरेडी आपने एक्वस क्यूएच तैयार किया हुआ है, लेकिन पानी अब एज अ सॉल्वेंट भी यहाँ पे यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मदद करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, किस काम के लिए, आयोनाइजेशन के लिए, आयोनाइजेशन के लिए। स्टूडेंट अब इसकी आयोनाइजेशन होगी, मसलन अब मैं इसका फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं। सो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3 ये आयोनाइज होगा, और किस में आयोनाइज होगा स्टूडेंट्स, CH3 पॉजिटिव, और साथ ही इसके साथ यहाँ पे आएगा Br नेगेटिव। ये एक रिवर्सिबल और स्लो प्रोसेस है और इसके लिए एनर्जी भी लगती है। सो स्टूडेंट्स ये स्लो प्रोसेस आयोनाइजेशन का किसकी मदद से हो रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर मदद कर रहा है इसको आयोनाइज करने के लिए। स्टूडेंट इसमें ऑल्दो कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH वो पानी के साथ घेरे में आ जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाती है, लेकिन अब उसके लिए टारगेट भी ये तो आसान हो गया है। टारगेट किस लिए आसान हो गया है, क्योंकि Br- के निकल जाने से कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर पार्शियल पॉजिटिव से बदल गया है, किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। एंगल भी बढ़ चुका है, चार्ज भी इंक्रीज हो चुका है। हालांकि बेशक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी पानी की वजह से कमज़ोर पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो फ़ायदा हो गया ना, कार्बन की ताकत बढ़ गई। एंगल जो पहले 109 का था, अब यहाँ पे एंगल 120 का है, 120 डिग्री का। अगेन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब भागता भागता OH आएगा और इस कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये कहाँ से अटैक कर सकता है, हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 जी। स्टेप नंबर 2 के लिए हमें इसको ड्रॉ करना है, CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। अब ये OH जो है स्टूडेंट्स इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और उधर से आकर भी अटैक कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट करें कि हमें दो तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अब वो दो तरह की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कार्बन CH3OH and the second product is carbon CH3OH। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 50% न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन वही है जहां पहले लगा हुआ था और 50% उसके मुखालिफ साइड पे आकर न्यूक्लियोफाइल लगा। सो हम बोलेंगे 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है। सो यहां मेंशन करते हैं 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। ठीक है, सो ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन यानी पॉइंट्स की तरफ। सिंगल स्टेप रिएक्शन, जी नहीं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। अब सिंगल का वर्ड पहले आता था, अब यहाँ पे इस सिंगल की जगह पे स्टूडेंट रिप्लेस करने वाले हैं वर्ड कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है।
सिंगल स्टेप पहले था। तो कंपैरिजन के लिए मैंने साथ ही लिख दिया कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है। अब डबल स्टेप रिएक्शन में स्टूडेंट जो पहला स्टेप है वो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन जो कि स्लो स्टेप है, और दूसरा है स्टूडेंट्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो कि फास्ट स्टेप है। डायरेक्शन ऑफ अटैक, डायरेक्शन ऑफ अटैक में आप देख रहे हैं कि 50% तो अटैक उसी डायरेक्शन से हो रहा है और 50% ऑपोजिट डायरेक्शन से। सो 50% अटैक फ्रॉम सेम साइड and 50% attack from opposite side, ठीक है, opposite side, मुखालिफ सिम्त से, ठीक है, आपके सामने है। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन वही है। सबसे पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बात करें तो sp3, रिएक्टेंट के बाद एक इंटरमीडिएट, यहां पे इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप, इंटरमीडिएट पहले नहीं कह सकते थे, अब कह सकते हैं इंटरमीडिएट। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट sp2 और देन इंटरमीडिएट से जब दोबारा हम प्रोडक्ट में पहुंचे तो फिर हम कहां पहुंचे, sp3 में। अब ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना कार्बोकैटाइन आता है, तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कार्बोकैटाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो कार्बाएनाइन होता है -1, यानी कि -1 के साथ उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो हमारे पास कार्बाकैटाइन होता है स्टूडेंट्स उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके अलावा जो हमारे पास CH4 होता है, डेफिनेटली वो तो सबको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास कार्बन रेडिकल होता है उसके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन एक कार्बन रेडिकल ऐसा है जो कि CF3 डॉट, इसके अंदर स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। जी डी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगेन ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। मोलिकुलरिटी, सो मोलिकुलरिटी ये है, सो इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। अब 2-स्टेप प्रोसेस में स्टूडेंट्स अगेन एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है, और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो हमेशा से स्लो स्टेप रहे। सो स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो ये स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर देखा जाए तो सिर्फ स्लो स्टेप के अंदर कौन इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड। सो वी कैन से दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन मॉलिक्यूल इन स्लो स्टेप देयर मोलिकुलरिटी वुड बी 1। दैट्स व्हाई these reactions called SN1 reaction। आई होप स्टूडेंट्स कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। सो आगे चलते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स रिएक्शन काइनेटिक्स, अगेन हमने रिएक्शन की रफ्तार का पता करवाया, तो जो रिएक्शन की रफ्तार थी, रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स वो बराबर था K एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। सो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या है स्टूडेंट्स, 1। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स कौन से रिएक्शन, SN1। उसके अलावा स्टूडेंट्स सेकेंडरी
अल्काइल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि SN1 रिएक्शन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो हैं जो SN1 भी परफॉर्म करेंगे और SN2 भी परफॉर्म करेंगे। डिपेंड करता है कि आप इन्हें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हो या आप इनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हो। जो भी सॉल्वेंट प्रोवाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये उस तरह का रिएक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आई होप ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। आपने नोटिस किया कि न्यूक्लियोफाइल्स की पोजीशन 50% रिटेन है और 50% उलट साइड पे आ चुकी है। मैं ना इस पॉइंट को मज़ीद एक नए एंगल से समझाने के लिए ना आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो अगर ये लेता CH3 CH2CH3 CH2CH2CH3 एंड Br, ठीक है, यानी ये भी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, बस ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट हैं। दिस इज कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। कायरल कार्बन क्या होता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। अब जब इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे डेफिनेटली पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगी, देन न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। जब ये SN1 प्रोसीडिंग में से फॉलो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसी होगी, CH3C CH2CH2CH3OH, क्योंकि नया न्यूक्लियोफाइल OH है, और नीचे रहेगा CH2CH3। 50% तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनेगी और 50% इसके उलट, यानी कि OH दूसरी डायरेक्शन पे आएगा। जब OH स्टूडेंट्स दूसरी डायरेक्शन पे आएगा तो ये है OHC CH2CH2CH3 एंड CH3 एंड CH2CH3। जी ये 50% ये बनेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये कायरल कार्बन है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ। सो हम कह सकते हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली क्या था, एक्टिव था। सो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि एक दूसरे के स्टूडेंट्स मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मिरर इमेज का मतलब जैसे मेरा हाथ है, सो अगर मेरा हाथ ये सामने वाले हाथ को देखें तो ये दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज है यानी ये मेरा हाथ है, इसका इमेज शीशे में ऐसा आएगा। सो बिल्कुल ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज, इसको उठाओ इसके ऊपर रखो तो कभी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इसकी सेटिंग से मैच नहीं करेगी। जैसे ये मेरा हाथ है, ये उसका मिरर इमेज है, इसको मैं उठा के इस पर रखूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। जिससे बोलते हैं मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब इसमें से आधा 50% लाइट को लेफ्ट पे मोड़ेगा, 50% लाइट को राइट पे मोड़ेगा। सो अब क्या होगा, मुकाबला, यानी कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं। 50% मिकदार ऐसी है जो लाइट को लेफ्ट साइड पे मोड़ने के लिए केपेबल है और 50% राइट। ऐसे सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में जब लाइट पास करेगी ना वो लेफ्ट पे मुड़ेगी ना वो राइट पे, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी, क्योंकि हाफ इफेक्ट लाइट को उस तरफ मोड़ है, हाफ इस तरफ। जब 2 डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो लाइट का ये जो बेंडिंग इफेक्ट है ये कैंसिल होगा और स्ट्रेट पाथ में लाइट मूव करेगी। और ऐसे सॉल्यूशंस को स्टूडेंट्स हम रेसमिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और ये जो रेसमिक सॉल्यूशन होते हैं ये इनएक्टिव टुवर्ड लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
ये आपको एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में MCQ आया हुआ है जिसमें ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के पूछा जाता है कि ये लाइट के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ये एक्टिव आइसोमर्स हैं बट ये रेसिमिक हैं, इक्वल कंसंट्रेशन है लेफ्ट और राइट में मोड़ने वाले आइसोमर्स की। सो ऐसे सॉल्यूशंस को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? रेसिमिक सॉल्यूशन। ये जो है ये रेसिमिक नहीं है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ये मतलब कि कायरल कार्बन ही नहीं है। सो आपको SN1 रिएक्शन के थ्रू रेसिमिक सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगा जिसमें एक तरफ SN1 और एक तरफ SN2 का कंपैरिजन होगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है तो आपको वो टेबल मेंशन करना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।